students. Welcome back to your physics online class. Students, in the last lecture we have derived the two equations of motion graphically. ठीक है ना, graphical method से we have derived the two equations of motion. First equation of motion and second equation of motion. Now it's turn to third equation of motion. So for that first we have to draw the graph again, same graph which we used in the last two derivations. क्या ग्राफ था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ. दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ग्राफ स्टार्टेड फ्रॉम एनी पॉइंट, जनरल पॉइंट एट विच इनिशियल वेलोसिटी इज u, and after time t its velocity becomes, this is v. ठीक है. ग्राफ लाइन सपोज नेमिंग कर देते हैं. दिस इज ओरिजिन o, दिस इज a, b, c, d एंड दिस इज e. या आप वही नेमिंग सेम डायग्राम यूज कर सकते हैं जो कि लास्ट टू डेरिवेशंस में यूज हुआ है. मुझे याद नहीं है नेमिंग क्या की गई थी, बट यू कैन यूज द सेम डायग्राम. ठीक है ना, सेम डायग्राम होगा तो नेमिंग भी सेम होगी. नाउ लेट्स सी अगेन, वी हैव टू डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, याद दिला दें. वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या कुछ लोग लिख सकते हैं इसको इस तरह से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. ठीक है ना. एनी फॉर्म यू कैन यूज फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. सो जैसा कि अभी लास्ट देखा था आपने कि इन दैट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देयर इज नो टर्म ऑफ टी. टाइम का कोई टर्म नहीं है, तो वी हैव टू एलिमिनेट द टाइम टर्म दैट इज टी फ्रॉम द रिलेशन. चलो तो फिर से स्टार्ट करते हैं सेम स्टेटमेंट से जो कि लास्ट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन में यूज हुआ है. स्टेटमेंट था कि in velocity time graph the area enclosed between graph line and time axis for the given interval of time is numerically equals to the distance traveled by the body. ठीक है. तो देखो again, distance traveled by the body. As for distance traveled by the body, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम. क्या देंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का नाम क्या है? OECA. एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम OECA. ठीक है. नाउ इस इस ट्रेपेजियम OECA को आप चेक करें तो यहाँ पे एक्चुअली इट इज द सम ऑफ रेक्टेंगल एरिया एंड द ट्रायंगल एरिया. ठीक है ना. रेक्टेंगल एरिया OABE एंड ट्रायंगल एरिया कौन सी है? CEB. इन दोनों को ऐड करके भी दिखा सकते हैं, या वन मोर मेथड इज देयर, वेरी सिंपल मेथड. देखो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला दिखाएं तो क्या है, फिर से याद दिला दें. लास्ट में यूज किया था हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स. इस ट्रेपेजियम में कौन से दो पैरेलल साइड्स हैं? तो OE एंड AC. OE एंड AC एंड मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज, आप EB भी लिख सकते हैं, आप OA भी लिख सकते हैं. तो मैंने लिख दिया OA. ठीक है. और हाफ, व्हाट इज OE? तो फिर से बोले, OE इक्वल्स टू स्मॉल u. व्हाट इज AC? AC मीन्स यहां से यहां तक की डिस्टेंस, दिस इज v. एंड OA का मतलब हो गया ओरिजिन से पॉइंट A की डिस्टेंस, तो दिस इज t, बिकॉज 0 सेकेंड से t सेकेंड तक आने का मतलब इंटरवल बना t, तो दिस इज t. ठीक है. दिस इज इक्वल्स टू s. अब देखो अगेन
नाउ एस इक्वल्स टू, याद दिला दे फिर से, अभी मैंने बोला था कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में देयर इज नो टर्म ऑफ टी, टी का कोई टर्म नहीं है, तो इस टी को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। दिस टी वी हैव टू एलिमिनेट फ्रॉम दिस रिलेशन, एलिमिनेट मीन्स गायब करना है, ठीक है ना, इसकी कोई वैल्यू रखनी है जो कि टी के टर्म में ना रहे। तो देखो यहां से कह सकते हो सिंस v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, लिख दिया, सिंस v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, सो t इक्वल्स टू, यहां से t की वैल्यू कितनी बनी, दिस इज v माइनस यू अपॉन ए, ये तो बनी इक्वेशन नंबर मान लो 1, ये ऐसे मान लिया था 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 था, s इक्वल्स टू हाफ u प्लस v इंटू टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, t की वैल्यू निकाल ली गई है फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखते हैं क्या होता है, क्या होना है, मतलब क्या हुआ, t की वैल्यू लेट्स यूज इन इक्वेशन नंबर 1, t की वैल्यू वी हैव टू पुट हियर इन प्लेस ऑफ t, चलो रखते हैं। तो क्या है आपका इक्वेशन नंबर 1, s इक्वल्स टू हाफ u प्लस v को आप v प्लस u भी लिख सकते हैं, दिस इज रिटन हियर u प्लस v, I am writing now v plus u for our convenience, अपनी सुविधा के लिए मैंने लिख दिया इसे v plus u, and now it is t, t की वैल्यू रख चुके हैं, देखो इक्वेशन 1 में क्या है, मल्टीप्लाइड बाई t, और t की वैल्यू रख चुके हैं, हम लोग जान चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो वी कैन पुट हियर v माइनस यू अपॉन a, ये कहाँ से आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ t नाउ। अब देखो s इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में कौन कौन दिख रहा है, 2 and a, डिनोमिनेटर में देयर आर 2 टर्म्स 2 into a, सो नाउ सेपरेटली 2a। अब देखो ऊपर क्या बच रहा है, न्यूमरेटर में v प्लस यू एंड v माइनस यू, इसे देख के क्लास 8 में या उससे पहले कहीं देखा होगा, आइडेंटिटी एक है मैथ्स में, आइडेंटिटी है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं जानते हो तो नोट कर लो, नहीं देखा हुआ है तो नोट कर लो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज द आइडेंटिटी, मीन्स फॉर्मूला है, मैथ्स में यूज करते हैं, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला विच आई एम गोइंग टू यूज हियर। कैसे यूज कर रहे हैं, देखो अगर दो टर्म ऐड किए गए हों और फिर दोनों उन टर्मों का डिफरेंस है तो उसके इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे ये देखो v प्लस यू एंड v माइनस यू, दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस, तो क्या कर देंगे, फॉर्मूले से क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ठीक है ना, ब्रैकेट में चाहो तो फॉर्मूला समझा दो कि कैसे ये बन गया हुआ है। नाउ 2a डिनोमिनेटर में है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए s के पास चला जाएगा, सो फाइनली 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर को इधर भेजो प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा, तो यू स्क्वायर प्लस 2as, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, देख लो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, तो जस्ट वी हैव डिराइव्ड हियर द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड देन लास्ट लेक्चर वी हैव डिराइव्ड द 2 इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ग्राफिकली हमने इसको डिराइव किया हुआ है ग्राफिकली, मैंने बताया था कि मेनी मेथड्स आर देयर फॉर डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, वी यूज हियर द ग्राफिकल मेथड, और 9th में आपसे या तो ग्राफिकल मेथड पूछेगा या तो कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड ये आपको दिखता है ग्राफिकल मेथड,
सो वी यूज हियर द ग्राफिकल मेथड। ठीक है, एक एग्जाम में आएगा तो आपको ग्राफिकल मेथड ही यूज करना है, सिंपल। चलो अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे। ठीक है ना, या लास्ट टॉपिक से पहले कुछ और चीजें हैं, नोट कर लें। नेक्स्ट रीडिंग कर लेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर वर्टिकली अपवर्ड मोशन। नेक्स्ट रीडिंग करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर वर्टिकली अपवर्ड मोशन। ये एक छोटे से टॉपिक है, लेट्स कंप्लीट इट। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो अभी तीनों आपने पढ़ा हुआ है, इट इज फॉर मीन्स जो पढ़ा है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में याद होगा कि द बॉडी एक्सेलरेट्स मीन्स इट्स वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। ठीक है ना, जैसे कि कोई बॉडी फ्री फॉल में हो, फ्री फॉल मोशन में, याद होगा फ्री फॉल मोशन क्या है, किसी भी बॉडी को किसी भी हाइट से, ग्राउंड से h हाइट से अगर इस बॉल को ड्रॉप कर दिया गया, ये बॉल क्या है ग्राउंड से मीन्स अर्थ सरफेस से h हाइट पर है और इसको मैंने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, फेक नहीं दिया, बार बार समझाया मैंने, नॉट थ्रोन, इट इज जस्ट ड्रॉप्ड, छोड़ देना। तो ड्रॉप कर दिया तो क्या होगा, जिस मोशन में ये बॉल चलेगी उस मोशन का नाम बताया था फ्री फॉल मोशन। कौन सा मोशन, फ्री फॉल मोशन। अब इस फ्री फॉल मोशन में मैंने बताया था कि ये मोशन क्या है, इस मोशन में एक्सेलरेशन होगी, वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है मैंने बताया था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन बनेगी इस फ्री फॉल मोशन में। मतलब बॉल की स्पीड ग्रेजुअली बढ़ती चली जाएगी, किस रेट से, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से बढ़ती चली जाएगी और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी पूरे जर्नी में, पूरे फ्री फॉल मोशन में। और इस ए को सिंबल यूज करते हैं जी से। ठीक है ना, जब मोशन अंडर ग्रेविटी हो, मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब वर्टिकल मोशन हो, चाहे अपवर्ड मोशन हो चाहे डाउनवर्ड मोशन हो। ठीक है ना, अर्थ के ग्रेविटी, जैसे अर्थ की ग्रेविटी क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर की ओर कोई भी ऑब्जेक्ट खींचा जाता है। ठीक है, तो टुवर्ड्स द ग्रेविटी हो, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी हो, या अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी, मतलब जस्ट वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, दोनों के केस में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट डिफरेंस क्या होता है कि जब बॉडी डाउनवर्ड आती है, जब बॉडी डाउनवर्ड होती है तो दिस इज प्लस, और जब बॉडी अपवर्ड जाएगी, वर्टिकली अपवर्ड जाएगी, तो उस केस में वी यूज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब बॉडी वर्टिकली अपवर्ड जाएगी, ये अपवर्ड के लिए बता दें यहाँ पे, दिस इज फॉर अपवर्ड मोशन एंड दिस विल बी यूज फॉर डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन के लिए g इक्वल्स टू +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड वर्टिकली अपवर्ड के लिए -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई पूछे व्हाट इज g हियर, g क्या है, तो इसका नाम बताएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो, तो हमें क्या करना है, टॉपिक क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखने हैं फॉर वर्टिकली अपवर्ड मोशन। फॉर अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड में बता दिया है कि एक्सेलरेशन एक ही जगह पे सिंबल क्या यूज करेंगे हम लोग, स्मॉल जी, और ये वर्टिकली अपवर्ड लिखा है सो वी यूज -g। क्या यूज करेंगे, -g। और वर्टिकली, जब वर्टिकल मोशन है तो डिस्टेंस ना करके उसे हाइट बोलनी चाहिए। जैसे बॉडी ऊपर जा रही है कितनी गई, या बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो कितनी हाइट अभी तक नीचे आई, तो ये सब मेजरमेंट के लिए डिस्टेंस से अच्छा कन्वीनियंट टर्म है हाइट। ठीक है, तो इसका मतलब s जो लिख रहे थे वहां पे क्या लिखना चाहिए, हमें h लिखना चाहिए, h फॉर हाइट। जो इक्वेशंस ऑफ मोशन में s यूज करते हैं डिस्टेंस के लिए। ठीक है, वो कैसा मोशन होता है जो आपने लिखा, तीनों पढ़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए पढ़ा है आपने,
और वर्टिकल मोशन में ये दोनों चेंजेस आएंगे। वर्टिकल मोशन में ए की वैल्यू माइनस जी यूज की जाएगी, वर्टिकली अपवर्ड में ए इक्वल्स टू माइनस जी, और वर्टिकली डाउनवर्ड होगा तो ए इक्वल्स टू प्लस जी। और एस डिस्टेंस की जगह पे क्या यूज करते हैं, हाइट की सिंबल, दैट इज एच। नाउ लेट्स राइट द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर वर्टिकली अपवर्ड मोशन। तो v इक्वल्स टू u माइनस जी टी, h इक्वल्स टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ये आप लिख लीजिए। ये हैं थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर वर्टिकली अपवर्ड मोशन। देख सकते हो जहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन में तीनों में प्लस होते थे वहाँ पे माइनस कर दिया गया है। माइनस क्यों किया गया है, बिकॉज a बिकम्स माइनस जी। ठीक है, क्यों हुआ है माइनस जी, बिकॉज द मोशन नाउ इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगेंस्ट द ग्रेविटी में a की वैल्यू माइनस जी यूज करते हैं, ये माइनस हो गए। और जहाँ जहाँ पे a था इक्वेशंस ऑफ मोशन में वहाँ देखो g यूज किया गया है। जहाँ जहाँ इक्वेशंस ऑफ मोशन में जो हमने डिराइव किया हुआ है, जहाँ पे s होता था वहाँ पे h कर दिया गया है, बस, जस्ट इट। तो दिस इज द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर वर्टिकली अपवर्ड मोशन। अब यहीं पे कोई डाउनवर्ड मोशन बोल देगा तो क्या देना, तीनों को प्लस कर देना। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन में क्या करना है, तीनों जो साइन नेगेटिव की गई है तीनों को प्लस कर देना। तो दिस विल बी इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर वर्टिकल मोशन। अब चैप्टर के लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, हेडिंग कर लेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत इजी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। इस टॉपिक में दो चीज़ें लिखी हुई हैं, यूनिफॉर्म एंड सर्कुलर। कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म का मतलब समझते हैं आप, यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट, एंड सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन पे कांस्टेंट मोशन का मतलब हुआ, लिख सकते हैं आप, मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिए, व्हेन अ बॉडी मूव्स अराउंड द सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड। स्पीड बोलिएगा, ठीक है ना, फिर से सुन लो। व्हेन अ बॉडी मूव्स अराउंड द सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से चलेगी तो उसका मोशन कैसा कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। अब समझो, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब इस सर्कुलर मोशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सुन लो क्या है। जहां मैंने स्पीड लिखवा है वहां पे स्पीड ही लिखेंगे, वेलोसिटी नहीं लिख देंगे वहां पे। क्यों नहीं लिख सकते हैं वेलोसिटी, इसके डिस्क्रिप्शन में समझ में आएगा, ध्यान सुनो। सपोज दिस इज सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, ओ सेंटर है, ठीक है ना। मान लिया ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम a एंड मूव्स एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया कि बॉडी क्या है, किस तरह के मोशन में है, सर्कुलर पाथ पे तो चल रही है, साथ में कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब हो गया इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस ऑन द पेरीमीटर एट इक्वल टाइम इंटरवल। जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल करती है तो वो मोशन क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। तो यहीं पे यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ऑन द पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस जो बोलते हो, पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस पे इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मतलब अगर ए से सेकेंड एंड ऑफ द डायमीटर बी तक आने में उसको मान लो हुआ है आधे घंटे, तो बी से ए तक जाने में भी उसको आधे घंटे ही लग रहे होंगे। इसका ये मतलब हुआ कि बॉडी, इसका मतलब हो कि बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, सर्कुलर पाथ पे चल रही है, तो मोशन का नाम हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखेंगे,
कि when the body moves on the circular path then its direction of motion, सब बोल रहे हैं लिखोगे, when the body, मैं बोल रहा हूँ फिर से लिख लो, when the body moves on the circular path then the direction of motion at a point, direction of motion of the body at a point is represented by the tangent drawn on the point, tangent drawn on the point. पॉइंट मान लो ये पॉइंट बी था, तो बी पे मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है. क्या ड्रॉ किया हुआ है, देखो टेंजेंट. लेट्स सी हियर व्हाट इज टेंजेंट. टेंजेंट क्या होता है, जब किसी सर्कल या स्फीयर भी कह सकते हो या किसी भी कर्व लाइन पे, जब किसी सर्कल पे बात करें, सर्कल को भी पढ़ना है आपको, मैथ्स में पढ़ेंगे भी, सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए कोई लाइन जाएगी तो उस लाइन का नाम क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा. सर्कल के किसी एक पॉइंट को, सर्कल के पेरीमीटर के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए स्ट्रेट लाइन जो होगी, दिस इज कॉल्ड द टेंजेंट. समझ में, क्या टेंजेंट क्या है, सर्कल के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से टच करते जाने वाली लाइन को, स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट. अब सुनो, तो क्या मैंने बताया, सर्कुलर पाथ पे किसी भी बॉडी के पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कौन करेगा, द लाइन या टेंजेंट लाइन ड्रॉन एट दैट पॉइंट. जैसे मान लो बॉडी यहाँ पहुंची, पता करना है कि यहाँ पे जब बॉडी पहुंची है तो उसकी डायरेक्शन क्या है. तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे. तो दिस इज द एरो जो दिख रहा है, दिस इज द शोन डायरेक्शन ऑफ द बॉडी एट दिस पॉइंट. यहाँ पे आएगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे. जिस भी पॉइंट पे तुम्हें पता करना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, तो उस पॉइंट पे क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. ठीक है ना. ये सब एरो क्या है, इधर क्यों हमेशा क्यों है, क्योंकि बताया मैंने बॉडी मूव्स एंटी क्लॉकवाइज. अगर क्लॉकवाइज होता तो एरो उल्टी डायरेक्शन में बना होता. ठीक है. फिलहाल देख लो, फॉर दिस सर्कुलर पाथ एंड अ बॉडी मूव्स ऑन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, these are the points at which the direction of motion is represented by these arrows. एरो से डायरेक्शन ऑफ मोशन बताई गई है. एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब हो गया, इट गिव्स द वेलोसिटी डायरेक्शन. ठीक है ना. डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब हो गया कि वेलोसिटी की डायरेक्शन ये सभी हैं. लिखेंगे, एक एक पॉइंट को लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, कि डायरेक्शन ऑफ मोशन मीन्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट दैट पॉइंट. अब ये दिख रहा है तुम्हें इस डायग्राम में, समझ में आ रहा होगा कि किसी भी पॉइंट पे, किसी भी दो पॉइंट पे चेक किया गया, यहाँ से आके यहाँ पे चेक किया तो डायरेक्शन चेंज हो जा रही है. डायरेक्शन चेंज हो रही है. ये देखो डायरेक्शन इधर गया, ये डायरेक्शन इधर गया, ये डायरेक्शन इधर जा रहा है, ये डायरेक्शन इधर जा रहा है. तो हर एक पॉइंट पे क्या है, वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो रही है. डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है, मीन्स वेलोसिटी डायरेक्शन चेंजेस. अब वेलोसिटी डायरेक्शन चेंजेस, तो जानते हो कि वेलोसिटी अगर बदलती, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई, इट मीन्स वेलोसिटी चेंजेस, यू कैन से. बिकॉज वेलोसिटी में है क्या, वेलोसिटी में दो चीजें हैं. वेलोसिटी में दो चीजें हैं, कौन कौन सा, मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन है. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों से मिलके बनती है वेलोसिटी. और अगर दोनों में से कोई एक भी चेंज हो जाएगा तो यू कैन से दैट वेलोसिटी चेंजेस. तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस सर्कुलर मोशन में जहाँ की स्पीड कांस्टेंट है, एक एक पॉइंट समझेंगे. स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, बट ड्यू टू कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी विल चेंज ऑल्सो. ठीक है ना. ड्यू टू कॉन्टिन्यूसली चेंज इन इट्स डायरेक्शन, इट्स वेलोसिटी चेंजेस ऑल्सो. अब वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो जब वेलोसिटी चेंजेस एट कांस्टेंट रेट,
देन इट्स कॉल्ड द एक्सेलरेटेड मोशन। बात समझना, जो बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से मतलब हो गया कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा होगा सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में आगे भी उतना ही टाइम लगाएगी। तो बस जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं ध्यान देना कि ऑन द सर्कुलर मोशन बॉडीज वेलोसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बॉडीज डायरेक्शन ऑफ मोशन बोलो या ब्रैकेट में लिख दो वेलोसिटी डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट, और tangent drawn at that point shows the direction of velocity. And since in this motion speed is constant and velocity continuously changing at constant rate, then it is called the uniformly accelerated motion. लिख देंगे the uniform circular motion is an example of uniformly accelerated motion. ठीक है, यही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कौन कौन से? पहला पॉइंट समझा दिया, उसकी डेफिनेशन, सर्कुलर पाथ पे चलेगी, कांस्टेंट स्पीड से चलेगी तो मोशन कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाया कि डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय द द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन या डिफरेंट वेलोसिटी। और जब बॉडी चल रही है कांस्टेंट रेट से, मतलब इस कांस्टेंट स्पीड से, तो उसकी वेलोसिटी भी जो बदल रही है या डायरेक्शन जो बदल रही है दैट विल बी एट कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट का मतलब हो गया इक्वल टाइम इंटरवल के बाद इक्वल चेंजेस तुमको दिखाई देंगे। तो फाइनली लिखना, लास्ट स्टेटमेंट लिखना ये सब डिस्क्रिप्शन के बाद, देयरफॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। दैट्स इट, इतना ही है आपके इस लास्ट टॉपिक में। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट कर लीजिए एंड नेक्स्ट लेक्चर से आपको जो है इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स जो पार्ट है उसको सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू, कीप्स लर्निंग एंड कीप्स स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।